जमीन में थोड़ी बैठना होता है। कंप्यूटर लैब बस में अभी लगा है। बायो में उसमें क्या कनेक्शन, प्लग खोंच तो चालू हो गया। हाँ, चलिए केमिस्ट्री में आ जाए। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। क्या तो जा रही, अच्छा तो है। हाँ तो तुम ही बोल दो, चले जाओ, मैं कौन सा किसी को मना करता हूँ। केमिस्ट्री की नोट्स खोल लें सभी लोग। नहीं, यहाँ पीए नॉट होगा ना, तब नहीं यहाँ पे पीए नॉट लगाओगे, नहीं तो आएगा कहाँ से। ये जो पी है, इस पीए को हम पीए नॉट माने तब ना ये पीए नॉट माने। दोनों जा रहे हो कैसे, कहाँ जा रहे हो, तो क्यों जा रहे हो। मेरे स्टैंड मत गिराना। नमस्ते। किस चीज की फोटो निकलवाना है तुम लोग। अरे आई कार्ड वगैरह पहन रहे हो तुम लोग, ये कैसा है। सीएम राइज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वाह, इस तरह मिलेगा। इसका वो भी होगा ना कवर, मतलब स्कूल का नाम बदल गया है। बताओ, मेरे कॉलेज का नाम बदल गया, तुम्हारी स्कूल का नाम बदल गया। मेरे कॉलेज का नाम है पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। अब मॉडल साइंस नाम नहीं है, बदल गया। ये किसका है। अरे उनकी तो बात ही अलग है, वो प्रो स्कूल के, तो तुम्हारे स्कूल का मालिक वही है। चलो, वो नहीं, मतलब उसकी स्कूल। हमने राउल्ट का नियम कल पढ़ लिया था, ठीक है। जो लोग यहाँ से वीडियो देख रहे हैं, यहाँ से वीडियो देखने कोई मतलब नहीं है, यहीं पे बैक मार देना। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक देखने आते हो तब ठीक है, बाकी पूरा वीडियो देखना है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, फिजिक्स की अलग प्लेलिस्ट है, केमिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट है। पूरी प्लेलिस्ट को, वीडियो को शुरू से देखो, तभी समझ में आएगा। और अगर नोट्स लेना है तो उसके लिए मैंने सबसे शुरू में एक वीडियो बनाया, उसको देख लेना। मैंने बनाया है, नहीं है, बना दूंगा, लेकिन वीडियो में तो ये बाद में देखेंगे ना। राउल्ट का नियम कंप्लीट हो गया था। इन्होंने दो प्रकार के नियम दिए थे, एक किसके लिए, वाष्पशील विलय के लिए और अवाष्पशील विलय के लिए। अवाष्पशील विलय वाले में विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाव के समानुपाती होता है, लेकिन इसमें विलायक का अलग होता है और विलय का अलग होता है। दरबार न करो, पेपर में कुछ भी आ सकता है, ठीक। अब आज हमें क्या पढ़ना है, राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन के प्रकार। सीमाएं मैंने बता दी यार, सीमाएं मैंने बता दी थी। क्या थी सीमाएं, तन विलयन के लिए सत्य है, और पेपर में याद रखना सत्य असत्य में आता है। राउल्ट का नियम केवल तन विलयन पर लागू होता है, सत्य या असत्य, सत्य केवल। राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन के प्रकार, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। 3 मार्क का बेस्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। पहला कहलाता है आदर्श विलयन और दूसरा कहलाता है अनादर्श विलयन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब देखो, इस चैप्टर का कोई ब्लूप्रिंट कंफर्म नहीं कि 2 नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा, 4 नंबर का। पिछले साल 4 का आया, कोई नहीं आया, क्या हुआ, कोई दिक्कत। ऐसे क्यों बैठे हो तुम लोग, बीच में राजा मंत्री चोर सिपाही तो नहीं खेल रहे। बैग आ बैठा है, बैग बैठना जरूरी है। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, ठीक है। इन्हें 3 पॉइंट में हमें समझना है और लास्ट में एक एग्जांपल देना होगा, जो कि आपको याद करना पड़ेगा, मुझे एग्जांपल भूल जाते हैं। आदर्श विलयन का मतलब ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, सभी सांद्रता पर, ताप पर, दाब पर, ठीक है। किसी भी सांद्रता पर, किसी भी ताप पर, किसी भी दाब पर ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं और ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। तुम लोग कॉपी में लिखे होगे ना, आदर्श विलयन की परिभाषा क्या लिखे हो, ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। सभी सांद्रता यहाँ लिखना जरूरी है, एवं इसके बनने और एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो दूसरा अंतर है। पहला अंतर क्या है कि राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, और इसका पहला अंतर है राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, ठीक है। क्यों, अगर ये राउल्ट के नियम का पालन करते थे क्या आ जाएगा, पी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ए नॉट इंटू एक्स ए आएगा, और पी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी बी नॉट इंटू एक्स बी।
यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, पी ए हाँ सही लिखा था, पी ए, अरे यार पी हो गया, पी ए डज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए एंड पी बी डज नॉट इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स। ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। जब पालन नहीं करेगा तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो विलायक और विलेय के अलग अलग के वाष्प दाब के बराबर नहीं आएगा, और इसमें आता है। दूसरा नियम क्या बताता है कि एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन नहीं होता, और इसमें होता है। परिवर्तन देखो, परिवर्तन को दर्शाया जाता है किससे? डेल से। एंथैल्पी एच होती है ना, एंथैल्पी 11 पढ़े, ऊर्जा ही एंथैल्पी है। जब प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं तो जो ऊर्जा होती है, ऊष्मा होती है, वही एंथैल्पी कहलाती है। इतनी सी परिभाषा है। तो इनके बनने में एंथैल्पी और आयतन, एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। यानी हम क्या बोल सकते हैं? डेल एच इक्वल टू बी जीरो और डेल भी इक्वल टू बी जीरो। डेल का मतलब होता है परिवर्तन, डेल एच यानी परिवर्तन होना, एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी पे परिवर्तन शून्य है, अर्थात परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ भी डेल भी यानी आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, और यहाँ पे दूसरा अंतर है, इसमें एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन होता है। यानी ये डेल एच डज नॉट इक्वल टू जीरो और डेल भी डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये हो गए। इसके बाद दो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल सबको याद हैं? याद रखना, पहले वाले का क्या है? बेंजीन, टॉल्यूइन, हेक्सेन और हेप्टेन। एग्जाम्पल तुम याद करो। ये असल में 3 अंतर हो गए, इकट्ठा लिखिए। पहला वाला क्या है? बेंजीन और टॉल्यूइन, C6H। टॉल्यूइन का क्या होता है? C6H5CH3 होता है ना। पहला एक एक एग्जाम्पल याद रखना। इसका क्या था? एल्कोहल प्लस जल है क्या? इसका क्या है? कहाँ है? बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म है, C2H5OH, एल्कोहल प्लस H2O, और बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म। ठीक, याद रखना, एक तरफ टॉल्यूइन जोड़ देना, एक तरफ क्लोरोफॉर्म, दोनों बेंजीन में याद रखो। एग्जाम्पल रिवीजन से याद होंगे, आप बार बार याद करिए उसे। और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। आदर्श और अनादर्श विलयन क्या है? अब मान लो इसको 4 नंबर में कैसे लाएगा? 4 नंबर में लाने के लिए पता है क्या लिखेगा? वो सीधे 4 नंबर में क्वेश्चन लिखेगा, राउल्ट का नियम लिखिए एवं इसके आधार पर आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। समझ गए बात को? बस इसके आधार पर बोल देगा। अब इसी के आधार पे 2 हिस्से बन जाते हैं इसके। अब अनादर्श का मतलब ये बराबर नहीं आएगा, एंथैल्पी में बराबर मतलब परिवर्तन होगा। यहाँ पे क्या बोला गया? एंथैल्पी और भी में चेंज होगा, होगा ना। अब चेंज होगा तो चेंज 2 तरह का हो सकता है कि एंथैल्पी बढ़ा दे, है ना, जब विलय में विलायक को मिलाए तो एंथैल्पी बढ़ा दे, हो सकता है एंथैल्पी घटा दे। एंथैल्पी यानी ऊष्मा, ऊर्जा, ठीक है। एंथैल्पी शब्द से ना परेशान हो। ये वाला अंतर क्लियर है? अभी याद कर लो। इसमें याद रखना बराबर बराबर होता है, इसमें याद रखना बराबर नहीं होता। बस एक बात उल्टा लगती है, यहाँ परिवर्तन नहीं होता, यहाँ परिवर्तन होता है। तो फार्मूला याद रहेगा तो हिंदी बना लोगे। फार्मूला याद रखना, यहाँ पे इक्वल टू है, यानी राउल्ट के नियम का पालन करता है सभी सांद्रताओं पर। ये सभी सांद्रताओं में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। राउल्ट के नियम का पालन का मतलब है ये इक्वल टू आना चाहिए, यानी इधर जो हम घटक लिए हैं, घटक का आंशिक वाष्प दाब, इनके मोल प्रभाज के समानुपाती आना चाहिए, लेकिन इनमें नहीं आता। यहाँ पे घटक का आंशिक वाष्प दाब इनके मोल प्रभाज के, वही घटकों के मोल प्रभाज के समानुपाती आता है, यहाँ पे समानुपाती नहीं आता। अब वो देखना पड़ेगा कैसा होता है। एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, यानी डेल एच और डेल भी जीरो। यहाँ पे परिवर्तन होता है, यानी 2 तरह का हो सकता है। जैसे तुम मैथ में सवाल लगाते थे, याद है, सांतत्य वाले में, सांतत्य में जब x की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 1 दिया है तो एक बार x ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और एक बार x लेस देन 1 भी हो सकता है। ये 4 नंबर में कैसे पूछेगा? अकेले नहीं पूछेगा, ये जब भी ये क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा 2 तरह से पूछ सकता है। पहले बोल देगा राउल्ट का नियम क्या है, इसका सूत्र लिखिए, या फिर राउल्ट का नियम लिखिए और इसके आधार पर आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। ठीक है, क्या हो गया? सर दर्द है कि कॉपी में इतना ध्यान से देख रहे? बोल दो तीनों, लेकिन मैं तो 2 ही बोला। यहाँ पे आते हैं अनादर्श के 2 प्रकार। आदर्श का मतलब होता करता है जो कि बेस्ट कंडीशन हो सकती है, ठीक है, बेस्ट कंडीशन। जैसे कुछ लोग से पूछते हैं ना कि आप अपना आदर्श किसे मानते हैं, है ना, किसकी तरह आप बनना चाहते हैं? मैं किसकी तरह बनना चाहता हूं? कभी सोचा नहीं। तुम लोग अपना आदर्श किसे मानते हो? किसी को नहीं मानते, अपने आप को। कुछ लोग बोलते करते हैं विवेकानंद को, गांधी जी को। मैं पता है किसको मानूंगा? मैं जनरल डायर को मानूंगा।
मैं पिछले जन्म में वही था, तो आदर्श जलियांवाला बाग बना दूंगा मैं, इसीलिए कार लेके रोड में नहीं निकलता हूँ, लाशें बिछा दूंगा। अनादर्श विलयन दो प्रकार का हो सकता है, या तो परिवर्तन अच्छा वाला हो जाए यानी धनात्मक विचलन हो जाए, और दूसरा क्या है, ऋणात्मक विचलन हो जाए। ठीक है, इसमें तुम लोग अंतर याद रखो, इसका अंतर कोई खास नहीं है, मुझे नहीं लगता आएगा, शायद आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अनादर्श का मतलब दो प्रकार का था, इसमें क्या हो जाता करता है, 1 2 3 कंडीशन, इसमें भी कितनी, 1 2 3 कंडीशन। इसका जो पीए आता है दैट इज ग्रेटर देन पीए नॉट इनटू XA, है ना, मतलब जो विलयन का आंशिक वाष्प दाब आता है वो विलायक के मोल प्रभार से ज्यादा आता है। ठीक है, मतलब राउल्ट द्वारा परिकलित मान से ज्यादा आता है। ये राउल्ट के नियम में इतना आएगा, राउल्ट के नियम में आता है पीए इक्वल टू पीए नॉट इंटू XA, लेकिन इसमें धनात्मक विचलन वाले विलयनों का जब आंशिक वाष्प दाब लाए तो राउल्ट के नियम से प्राप्त मान से इनका क्या आता है, मांस नहीं, राउल्ट के नियम से प्राप्त मान से इनका ज्यादा आता है। और यहाँ एंथैल्पी में परिवर्तन भी क्या होता है, बढ़ जाता है, और आयतन में परिवर्तन भी बढ़ जाता है। बढ़ जाता है यानी आयतन ज्यादा हो गया, ठीक है, और एंथैल्पी भी ज्यादा हो गई। सेम चीज यहाँ पे क्या आ जाएगी, निगेटिव, पीए इज लेस देन पीए नॉट इंटू XA, ऐसे ही डेल H इज निगेटिव एंड डेल V भी निगेटिव। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो, डेल H इक्वल टू पॉजिटिव, है ना, डेल V इक्वल टू पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ भी डेल H इक्वल टू निगेटिव और यहाँ भी डेल V इक्वल टू निगेटिव। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बताओ, बस एग्जाम्पल तुम्हें याद करने पड़ेंगे। ये 3 अंतर मैंने ऐसे ही बता दिए। ये कितने अंतर हो गए, 3, एक और पढ़ लेना, अंतर लिखाया था ना इसमें, मैंने फोटो भेजी थी। कैसी बातें करते हैं यार, अरे मैं भेजा हूं, मैं भेजा था, मैं भेजा था, मैं आदर्श अनादर्श में अंतर भेजा था, धनात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन भेजा था। ग्रुप में रिकॉर्डिंग हो जाए फिर देखता हूँ। हाँ तो पिछले साल तो भेजा था, कैसी बात कर रहे यार, नहीं अच्छा ऐसा दावा करोगे, मैं भेजा था, तुम लोग गंदे नालायक हूं। हर साल भेजता हूं यार, मैं सच में नहीं भेजा हूं, चलो कोई बात नहीं, भेज दूंगा। वो जो नोट्स है उसमें भी नहीं होगा, मतलब जो प्रिंटेड वाली नोट्स है, वो जो लोग प्रिंटेड वाली नोट्स लिए उसमें 2 अंतर अभी पेंडिंग है। ठीक है, ये वाला जो अंतर आज ग्रुप में भेजूंगा उसको लिख लेना, ये अंतर यही है, ये जो लिखा हुआ है। इसकी परिभाषा क्या लिखे हो तुम लोग, फटाक से परिभाषा देख लो, फटाक से खत्म करो सारे को। अरे रुको जरा, सब्र करो, आदर्श विलयन हो गया है बच्चों। धनात्मक विचलन सॉरी, धनात्मक विचलन में तुमने लिखा है प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब की तुलना में उच्च होता है। राउल्ट के नियम में ये प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ जो घटक का है ये प्राप्त हुआ, तो राउल्ट के नियम के वाष्प दाब से ये क्या होता है, उच्च होता है। 3 शर्तें लिखी होंगी तुमने, और 3 शर्तों के बाद तुमने क्या लिखा होगा, उदाहरण एल्कोहल जल वाला। ऋणात्मक वाले में लिखा होगा प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से प्राप्त आंशिक वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। राउल्ट के नियम में इतना प्राप्त हुआ, हम जो लाए वो इतना प्राप्त हुआ, यानी ये वाला कम था और ये वाला ज्यादा था। यही है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते और इनमें एंथैल्पी और आयतन कम हो जाता है। इनमें ज्यादा अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है, और ये एजियोट्रॉप तो एकदम में गायब रखो, इसको तो छुओ ही मत, आएगा ही नहीं। बस ये मिश्रण, परिभाषा देख लेना, द्रवों का ऐसा मिश्रण जो शुद्ध द्रव के समान एक निश्चित ताप पर उबलता है। ठीक, बस इतना पढ़े रहो, हो गया। मेन जो था विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधियां, वो कंप्लीट हो गया। राउल्ट का नियम बनता है, 2 ठो है, प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इतना से याद रखना है। इनके एग्जाम्पल हो जो मैं अंतर की फोटो भेजेंगे उसमें हो जाएगा। और जो लोग केमिस्ट्री का वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब में, उनको नोट्स खरीदनी पड़ेगी। नोट्स कहाँ मिलेगी, मेरे ऐप में चले जाओगे, उसके लिए सब मैंने वीडियो बना दिया है, वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको देख लेना कहाँ से नोट्स लेना है, कहाँ से सारे वीडियोस मिलेंगे और कितने वीडियोस फ्री में मिलेंगे। यहाँ से आपके टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट 4 नंबर का क्वेश्चन, जो कि अब नया ट्रेंड बन गया है। इस टॉपिक का नाम क्या है, अणु संख्या गुणधर्म। समझे, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये अच्छा टॉपिक शुरू हुआ है। अब यहां से थोड़ा पीठ मजबूत करके बैठना, क्योंकि ये जितने टॉपिक तुम पढ़ोगे कितने के हैं,
4 मार्क्स के, जो तुमको पेपर मिलेगा उसका अंतिम प्रश्न यही होगा। ठीक, जब भी आएगा 4 नंबर में ही आएगा, क्योंकि यहाँ कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं है, सारे के सारे बड़े। यहाँ पे आपको एक चीज अच्छे से आनी चाहिए, वो है राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट का नियम अच्छे से आएगा तो यहाँ थोड़ी सी सरलता मिल जाएगी। अणुसंख्यक गुणधर्म के नाम में ही लिखा हुआ है, ये क्या है, क्या लिखा है बताओ? अणुओं की संख्या पर आधारित गुण। ठीक है, किसी पदार्थ का ऐसा गुण जो केवल उसकी संख्या पर निर्भर करता है, उसके नंबर ऑफ मोल्स पर निर्भर करता है, मतलब उसके सांद्रण पर निर्भर करता है, हम एक प्रकार से कह सकते हैं। हमें उसके द्रव्यमान से मतलब नहीं है, ठीक है, उस पदार्थ के आकार से मतलब नहीं है, उस पदार्थ के घनत्व से मतलब नहीं। अब द्रव्यमान से मतलब नहीं तो घनत्व से भी मतलब नहीं, और किस चीज से मतलब नहीं है, हमें प्रकृति से मतलब नहीं है, अवस्था से मतलब नहीं है, ठोस द्रव गैस है। ठीक, तो यहाँ परिभाषा क्या लिखी हो? किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें उपस्थित अणु, परमाणु या आयन की संख्या पर निर्भर करता है। किसी भी पदार्थ के लिए, किसी भी विलयन के लिए ले सकते हो। जैसे कोई विलयन है ना, तो किसी भी विलयन के लिए कहा जा सकता है। विलयन की कई प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, इसमें कितने आयन हैं ये भी हो सकता है कि नहीं, इसमें इसकी प्रकृति क्या है, अम्ल है, क्षार है, इसका अवस्था हो सकती है, ठोस है, द्रव है, गैस है। ये अवस्था पर निर्भर नहीं करता, प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, ये केवल उसके आयन कैन बी अणु या फिर परमाणु, ये कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अणु परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, ये केवल इनकी संख्या पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति और उसकी अवस्था से कोई मतलब नहीं। लेकिन पढ़ते समय क्या हमें ऐसा लग रहा था ये संख्या पर निर्भर करता है? जैसे हम पढ़े वाष्पदाब में अवनमन, तो उसमें क्या लग रहा था ये संख्या पर निर्भर करता है? उसमें तो लग रहा था ये अवस्था पर निर्भर कर रहा है, ऐसा लग रहा था कि नहीं? पढ़ते समय ऐसा ही लगता है, उसमें प्रूव भी करना पड़ता है, धीरे धीरे प्रूव होगा, कराऊंगा, समझ में सब आएगा। यहाँ जाहिर सी बात है अणुओं परमाणुओं की संख्या की बात हो रही है, तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगा यक्स ए, यानी मैं कह दूं सीधे मोल प्रभाज। और मैं पढ़ाते समय तुम लोग को बताया था मोल प्रभाज अभी पढ़े रहो, आगे बहुत काम आएगा, बताया था कि नहीं? तो मोल प्रभाज तुमसे आना चाहिए और राउल्ट का नियम, ये दो चीजें आती हैं तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मोल प्रभाज क्या था मैंने तुम्हें बता दिया था, एक्स ए इक्वल टू क्या होता करता है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी होता है ना, और एक्स बी इक्वल टू क्या होगा, एन ई बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये जितने टॉपिक आएंगे तुम्हारे अणुसंख्यक गुणधर्म चार्ट में, ये सब के सब इस फार्मूले पर आधारित है। और ये क्या है, संख्या, मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या पर ही आधारित है। सब में ये तुम्हें मोल प्रभाज वाले सूत्र लगेंगे। मोल प्रभाज में इसमें जनरली एक्स बी वाला ही लगेगा। एक्स बी वाला क्यों लगेगा? क्योंकि घोला वाला किसको जाता है, घोला हमेशा विलेय को जाता है, यहाँ विलेय वाला सूत्र ही लगेगा। एक इसमें मैंने तुम लोग को सूत्र बताया था, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, ये बताया था ना, ये भी कुछ कुछ जगह यूज करेंगे हम लोग। तो ये जितने टॉपिक हैं आएंगे, ये प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, ये विलयन की प्रकृति पर, विलयन की अवस्था पर निर्भर नहीं करते, ये विलयन में उपस्थित आयनों, अणुओं, परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो परिभाषा क्या हो गई, किसी विलयन का वह गुण जो केवल उसमें उपस्थित अणुओं, परमाणुओं, आयनों, आयन कैसे होते हैं, विद्युत अपघट्ट में धनायन ऋणायन होते हैं, उनकी संख्या पर निर्भर करता है, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। यह विलयन की प्रकृति, विलयन की अवस्था, भौतिक अवस्था और क्षारीय अम्लीय प्रकृति, किसी भी प्रकार की प्रकृति उस पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, टोटल कितनी होती हैं, 4 होते हैं। ठीक, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। परिभाषा क्लियर हो गई। परिभाषा के बाद ये भी बता दिया संख्या में यहाँ कौन सी चीज आएगी, मोल प्रभाज। अब जब मोल प्रभाज आ जाएगा तो इससे प्रूव हो जाएगा ये किस पर निर्भर करता है, केवल और केवल संख्या पर। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इस साल 2 ठो आए थे, हिमांक में अवनमन वाला आया था, हाँ वो तो आएगा। कौन सा आया था सप्लीमेंट्री वाले में, पेपर लिए हो, घर में रख लिए हैं, ला दो, मैं पीडीएफ भेज दूंगा ना। तुम लोग बताओ, तुम लोग पेपर का करोगे क्या? पड़ोसी बहुत डिस्टर्ब होते हैं, देखो मैं बताएं, पड़ोसी के काम की चीज ना हो तो भी वो देने में कतराता है। हाँ, वो देसी वाली नमकीन किस में बेचेंगे, वो ये सोची होगी। अरे गूगल में मिल ही नहीं रहा, रुक जाओ, यूट्यूब में देखना पड़ेगा। अरे क्या एक ही आदमी के घर है, तुम्हारे घर में कोई नहीं है सप्ली, अच्छा तुम्हारे घर में सब पास हो गए, और कौन है पिछले साल वाले, 12वीं वाले, किसी के यहाँ तो कोई होंगे सप्लीमेंट्री। मस्त दर वीडियो चालू। ये जो अब टॉपिक शुरू हो रहा है इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग नहीं, सेकंड लास्ट हेडिंग, इसके बाद वांट ऑफ फैक्टर आता है जो कि मैं नहीं पढ़ाता करता हूँ।
लाइव में पढ़ा दूंगा। अनुसंख्या गुणधर्म टोटल 4 है। 4 कौन कौन से हैं? और इन चारों से एक क्वेश्चन आना फिक्स है, फिक्स है, 100% वाला चल रहा है। एक क्वेश्चन आना फिक्स है। खतरनाक टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा तो हो जाएगा, डायरेक्ट पढ़ोगे तो सरल लगेगा, इसलिए पढ़ा रहा हूं, थोड़ा अच्छे से पढ़ना। ये सबसे पहला वाला है, वाष्प दाब में अवनमन, बस ना बोलना इसमें, आपेक्षिक अवनमन। ये बताओ आपेक्षिक है कि अपेक्षित है? ता है, ता तोतला वाला ता। फिर आता है, करता है दूसरा, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा आता है हिमांक में अवनमन। चौथा आता है परासरण दाब। परासरण दाब एनसीईआरटी मस्त दिया हुआ है। हाँ, अपेक्षिक लिखा है, मेरा सही है, कुछ भी लिख दो, इट डजंट मैटर। हाँ, तो ये टोटल 4 होते करते हैं। एक है वाष्प दाब वाला, एक है क्वथनांक वाला, एक है हिमांक वाला और एक है परासरण दाब। परासरण दाब हम अच्छे से पढ़ेंगे, परासरण दाब सरल है। इनमें थोड़ी थोड़ी सी बुद्धि लगेगी, ज्यादा बुद्धि वाली ये टॉपिक नहीं है। 4 नंबर का आएगा, हिंदी लिख के चले आना है। अब इन चारों में एक कॉमन टॉपिक सॉरी, इनमें एक कॉमन टॉपिक क्या आएगा? इन सब में कॉमन टॉपिक आएगा एमबी की वैल्यू लाना। कॉमन टॉपिक क्या इन सब में? एमबी की वैल्यू लाना। क्या है एमबी? क्या है एमबी? विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो इसमें हमें क्या करना होगा? विलेय का मोलर द्रव्यमान सब में ज्ञात करना होगा। और इस साल दोनों का आया था, हिमांक में अवनमन आया था, अपरासरण दाब। अब तुम समझ लो, नीचे के दोनों आ चुके हैं, तो ऊपर वाले तुम्हारे में आ जाएंगे। कोई भी आ जाए तुमसे सब बन जाएगा, ठीक है? तुमसे सब बन जाएगा। वो जब मैं ये लाइन बोलता हूं ना, उसके बाद एक्सक्लामेशन मार्क भी होता है। एक्सक्लामेशन मार्क है, इसका मतलब ये बात हो सकता है ना हो। जैसे न्यूज़पेपर वाले छाप देते हैं, मोदी जी पर चली गोली लेकिन ये नीरव मोदी थे, ठीक है? 4 हैं, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे। अवनमन का मतलब होता है कमी आना, उन्नयन का मतलब होता है बढ़ोतरी होना, अवनमन का मतलब कमी आना। यहाँ कुछ टर्म्स आएंगे, वाष्प दाब क्या है, क्वथनांक क्या है, हिमांक क्या है और परासरण दाब क्या है। परासरण क्या है? प्रक्रिया है। इन चारों के पहले पढ़ना पड़ेगा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। इन चारों को पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक? तो सबसे पहला वाला हम शुरू करते हैं, अपेक्षित अवनमन। एक शब्द देखोगे, इसमें डायरेक्ट उन्नयन लिखा है, इसमें डायरेक्ट अवनमन लिखा है, इसमें डायरेक्ट अवनमन नहीं लिखा है, अपेक्षित अवनमन लिखा है। अपेक्षित, अपेक्षित का मतलब है किसी के सापेक्ष होगा। अपेक्षित का मतलब है किसी के सापेक्ष होगा। अब तुम किसी के सापेक्ष यानी तुलनात्मक रूप में ला रहे हो, तो जब तुलना करते हैं तो हमें क्या करना होगा? बटे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ बटे में पुराना वाला आ जाएगा। जैसे मान लो मैं 500 रुपए का कोई सामान खरीदा और उसे अब कितने में बेच रहा हूँ? 570 में बेच रहा हूँ, ठीक है? तो 570 में बेचने पर मुझे फायदा कितने का होगा? उसको ऐसे लाएंगे कि नहीं? तो ये आएगा 70/500। 70/500 का मतलब 500 में मुझे कितने का फायदा हुआ? 70 का फायदा हुआ। तो 500 में 70 का फायदा हुआ कि 70 का फायदा हुआ? 500 में 70 का फायदा। अगर मैं बोलता हूं केवल 70 का फायदा हुआ तो मुझे उन्नयन मिल गया। मान लो 70 का घाटा लग गया। क्या लग गया? घाटा लग गया, ठीक? 570 का लाया था, 570 का लाया था और 500 में बेच दिया, तो मुझे 70 का क्या लग गया? घाटा लग गया। तो अगर सिर्फ मैं ये बोलूं कि -70 हुआ है तो ये कहलाएगा अवनमन। लेकिन -70/570 बोलो कि 570 में 70 का घाटा लगा है, तो यह अपेक्षित अवनमन हो गया। किसी के सापेक्ष बोल रहा हूं मैं, समझ गए बात को? यहाँ किसी के सापेक्ष आएगा। असापेक्ष मैथ वालों को तो पता ही होगा, जैसे अवकलन में किसी के सापेक्ष लाते हैं। सारी चीजें क्लियर रखना। ये सबके सबके अणुसंख्या गुणधर्म। अणुसंख्या गुणधर्म का मतलब होता है किसी विलयन का वह गुण जो उसमें उपस्थित अणुओं, परमाणुओं, आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि विलयन की प्रकृति पर। वही अणुसंख्या गुणधर्म कहलाता है। ये 4 होते हैं। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब। परासरण दाब में ना उन्नयन होता है ना ही अवनमन होता है। सबसे पहला टॉपिक शुरू हो रहा है। जो भी टॉपिक है 4-4 नंबर के हैं, ठीक है? मजे की बात है, चारों की परिभाषा सेम, तीनों की, लास्ट वाले की थोड़ी अलग है ना? पहला आता है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। अपेक्षिक है नमन, नमन ओझा। नमन ओझा कौन है? हो गया, हटाओ। कोई क्रिकेटर है क्या? नमन ओझा
पता नहीं, ऐसा लगता है कोई है। भारत का एक जो गया था उसका क्या नाम था, कोई सेन था ना, कुलदीप सेन। बेचारा एक दिन 3 नो बॉल डाला था, अगले दिन उसको बॉलिंग ही नहीं मिली। सबसे टैलेंटेड अपनी क्रिकेट टीम में पता है कौन है? सचिन तेंदुलकर का लड़का, उससे टैलेंटेड बताया था ना तुम लोग को, नहीं बताऊंगा, वीडियो में गलत हो जाएगा, हो गया, रहने दो। वाष्प दाब के बारे में पढ़ते हैं गाइस। वाष्प दाब क्या होता है? देखो, वाष्प दाब की परिभाषा है, वाष्प का दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। क्या है इसकी परिभाषा? वाष्प का दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। बोलते ये तो हम लोग तीसरी चौथी में ऐसी परिभाषाएं लिखते थे जब पर्यायवाची शब्द आया करते थे। 5 नंबर का क्वेश्चन था, 50 का पेपर हुआ करता था। क्या बढ़िया पेपर होता था ना, 7 क्वेश्चन आए, 7 क्वेश्चन करके जन्नत था वो, है ना। लगता होगा वो दिन फिर से आ जाए। अगर मान लो उस समय ये मोटी मोटी किताब देख लेते तो क्या हो जाता, कसम से हैजा हो जाता। वाष्प दाब, वाष्प का दाब ही क्या कहलाता है? वाष्प दाब। लेकिन इसकी एक कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है इसकी? पहली कंडीशन है कि बंद पात्र हो। क्या हो? बंद पात्र हो। दूसरी कंडीशन क्या है? कि वाष्पन की दर बराबर हो संघनन की दर। इसको समझाता हूं, एक दिन में समझाया भी था ना, तो थोड़ा सा और समझा देता हूं। जैसे मान लो कि यहां पे मैं कोई द्रव रखा, ये द्रव भरा हुआ है, ठीक है। इस द्रव को अगर मैं नीचे से क्या दूं, हीट दूं, गर्म करूं, गर्म करूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाष्प में। ये इसके क्या बन गए? वाष्प बन गए, वेपर्स बन गए। अब ये उड़ जाएंगे, क्योंकि ये कैसा है? ओपन सिस्टम है, खुल गया। जैसे मान लो पानी उबाल रहे हो, गंजा में पानी उबाल रहे, तो उसका बढ़िया वाष्प बन के कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब उसको ऊपर से क्या कर दिया जाए? ढक दिया जाए। ऊपर से इसमें कुछ ऐसा उपकरण लगा के, उपकरण नहीं मतलब कुछ भी ऐसा लगा दिए, ढक दिए तो क्या हो गया? ये पानी की भी जो ऊपर जाएगी तो जाहिर सी बात है यहाँ का ताप क्या होगा? ज्यादा। यहाँ का ताप क्या होगा? कम। ताप कम होगा ना। ये जब पानी के वेपर्स जो हैं ऊपर जाएंगे, टकराएंगे यहाँ पे, तो क्या होंगे? ये बूंद बन जाएंगे। भाई टकराएंगे तो एकदम एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? पास आ जाएंगे। खूब सारी बूंदें वहां जाके टकराएंगी बार बार। इमेजिन करो, ये तो उबल रहा है नीचे से, लेकिन ऊपर थोड़ी अब उबल रहा है। ऊपर तो वहां पे सगली बूंदें जा जाके टकरा रही हैं। जब एक ही जगह टकराएंगी तो क्या हो जाएंगी? पास आ जाएंगे। बूंदें पास आ जाती हैं तो वहां पे क्या हो जाती हैं? ये वाष्प से क्या बन जाती हैं? द्रव। ये टेढ़ा क्यों लग रहा है? टेढ़ा बना ही है तो टेढ़ा ही ना लगेगा। हो गया, समझो, समझना जरूरी है। सीधा टेढ़ा क्या देखना। ये क्या था? द्रव था। ये क्या बना? यहाँ पे वाष्प बना। फिर यहाँ पे क्या बन गया? ये द्रव बन गया। इससे ये जो प्रक्रिया हुई, ये कौन सी कहलाई? वाष्पन। ये कौन सी प्रक्रिया कहलाई? माइक देख रहे हैं आज फुल चार्ज नहीं, ये उसमें वो मैसेज तो नहीं आया? देख रहे हैं ना, 20% की बैटरी वाला आएगा, ठीक है, 20% की बैटरी आएगा, बीच बीच में देख लिया करना। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वाष्पन। वाष्प बन रहा है, वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाई? वाष्पन। और वाष्प से द्रव बना, ये प्रक्रिया क्या कहला गई? संघनन कहला गई। दोनों अब हो रही हैं, अब दोनों साथ में हो रही हैं, धीरे धीरे दोनों साथ में होने लगी। जब दोनों होने लगी तो एक वक्त आता है कि जिस स्पीड में यहां से वाष्प बनता है उसी स्पीड में वहां से क्या बनने लगता है? पानी। एक वक्त आता करता है, ठीक है। जब वो वक्त आता है उसी वक्त को क्या कहा जाता करता है? साम्य अवस्था। वह कंडीशन जब वाष्पन किसके बराबर हो जाता करता है? संघनन के बराबर हो जाता है। ये 11th में तुमने खूब पढ़ा होगा, साम्य अवस्था के बारे में पढ़ा है ना, ये 11th में तुमने पढ़ा है साम्य अवस्था। तो वाष्पन और संघनन की दर क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तब इस द्रव की सतह पर, ये द्रव है, इस द्रव की सतह पर यहां पर जो प्रेशर लगता है, वही प्रेशर यानी वही दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब। इसीलिए कहते हैं वाष्प का दाब ही वाष्प दाब कहलाता है, जब बंद पात्र में वाष्पन की दर और संघनन की दर क्या हो जाए? एक दूसरे के बराबर। वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब अलग अलग चीजें हैं। ये ना बोल देना कि वायुमंडलीय दाब ही वाष्प दाब है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब के यहाँ कोई जिक्र ही नहीं, ठीक। अब हम ये समझते हैं किसका वाष्प दाब ज्यादा होता है, किसका वाष्प दाब कम होता है। नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी बात ये है कि जो जल्दी उबलता है, यानी वाष्प जिसका जल्दी, वाष्पन अगर तेज है तो उसका वाष्प दाब क्या होगा? ज्यादा। जिसका वाष्पन तेज है उसका वाष्प दाब भी क्या होगा? ज्यादा।
जो जल्दी से वाष्प बन रहा है उसका वाष्प दाब ज्यादा, जो धीरे धीरे वाष्प बन रहा है उसका वाष्प दाब कम। ठीक है, इतनी सी बात याद रखें। हम लोग जनरली पानी उबाल के देखें, पानी उबाले हैं, दूध उबाले हैं, है ना, तो यही सारी चीजें पता है हम लोगों को। अब हम लोग कभी बेंजीन और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण लेके तो उबाले नहीं, कभी उबाले हो लैब में जाके बढ़िया मास्क वास्क लगा के, जैसा CBSE वगैरह वालों को दिखाता करता है वीडियो नहीं आ जाता। जब कोई कॉलेज वॉलेज अपना प्रचार करते हैं, बड़ी बड़ी स्कूलें अपना प्रचार करती हैं, नहीं वो पर्चा में आ गया एक तो CBSE वाली लड़की को बढ़िया ऐसे लिए खूब सारी किताब कापी ऐसे खरीदती, ई हंसती है, उस तरह स्कूल में नहीं रहती हैं, समझ से ही रहती। वाष्प दाब क्या है? वाष्प का दाब ही वाष्प दाब है जब जिस स्पीड में वाष्प बन रहा है उसी स्पीड में संघनन हो। तो ये एक इक्विलिब्रियम हो गया, जितना तेज यहाँ से ये प्रक्रिया समझ गए होगे। हमें वाष्प दाब के बारे में डिटेल नहीं जानना है क्योंकि इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, वाष्प दाब के अंदर चलना है अब। ठीक है, वाष्प दाब क्लियर है। अब ये बताओ कि पानी उबल रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल पानी है। नॉर्मल पानी कितने में उबलता है? 100 डिग्री में उबलता है ना। ये उबल रहा है, मान लो इसका वाष्प बन रहा है, ये खूब सारा धुआं बन रहा है, खूब सारा धुआं बन रहा है ना। नहीं ऐसे चाय बनाते करते हैं ऐसे, ऐसा रहता करते हैं ना वो, एकदम कान जैसे नहीं लग रहा है। ऐसे रख दूं चाय, मजा आ गया। आज मैं चाय नहीं पिया हूं सुबह से, इसीलिए मैं निदान आज समय चाय शक्कर मीठा छोड़ दिया हूं। हाँ आज से छोड़ दिया हूं। ये देखो सुबह 1 गिलास गर्म पानी पिया हूं। शक्कर मैं टोटली बंद कर रहा हूं, वही मम्मी सुबह से हड़काए पड़ी। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अब तुम लोग रसगुल्ले ले आके आगे रखोगे, अब मैं छोड़ दिया हूं। नहीं खाऊंगा। एक दिन वैसे चल जाएगा, उससे कोई दिक्कत। आटे में नमक जितना झूठ चलता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ पानी उबल रहा है, ठीक है, अगर पानी उबलते हुए हम इसका वाष्प देखें बढ़िया चल रहा है, बढ़िया वाष्प चल रहा है, लेकिन उबलते हुए पानी में अगर हम कुछ डाल देते हैं तो इसका वाष्प कंटिन्यू क्या हो जाएगा? जल्दी से, कंटिन्यू गलत शब्द बोल दिया, पता नहीं क्यों बोल दिया। इसका वाष्प अचानक से क्या हो जाएगा? कम। वो क्वथनांक वाला भी फैक्टर, वो अगला पॉइंट है हम लोग का, अगला टॉपिक है नंबर 2, उसको हमें बाद में देखना है। अभी वाष्प के बारे में डिसाइड करना है थोड़ा सा। वाष्प बढ़िया बन रहा था, जैसे हम मान लो 3-4 चम्मच शक्कर डाल दिए, शक्कर छोड़ दिया, तो इसका वाष्प क्या हो जाएगा? कम। अब फिर कुछ देर बाद वाष्प निकलेगा, समझ गए ना। तो वाष्प दाब में क्या आ रही है? कमी आ रही है। कब आ रही है? अब यही समझना है। वाष्प दाब क्लियर है ना? वाष्प दाब याद रखना बस। वाष्प दाब में कमी का फैक्टर हमें समझना है। कमी कैसे आ रही है? यहाँ सबकी परिभाषा सेम है। जब भी यहाँ विलेय होगा वो कौन सा वाला होगा? अवाष्पशील। यही यहाँ पे बात है। जब किसी अवाष्पशील विलेय को, यहाँ शुद्ध विलायक ले लिया है हमने, जब किसी अवाष्पशील विलेय को शुद्ध विलायक में डालते हैं, ये कोई शुद्ध विलायक है, ठीक, क्या है परिभाषा? मेरे साथ बोलो। जब अवाष्पशील विलेय को शुद्ध विलायक में डालते हैं तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में कमी आती है, बस इतना ही लिखना है। तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में कमी आती है, यही प्रक्रिया वाष्प दाब में अवदमन कहलाती है। हो गया, इतना सा आता है 2 नंबर में, लेकिन ये टोटल 4 का आएगा, आगे प्रूव भी करना पड़ेगा। परिभाषा क्या है? जब किसी अवाष्पशील विलेय को शुद्ध विलायक में डालते हैं तो ये जो विलयन बनाएगा, एक विलयन बनेगा ना, विलयन बनेगा। अब अवाष्पशील है, अवाष्पशील का वाष्प बनेगा क्या? ना बनेगा, चाहे बनेगा तो भी वाष्प दाब में कमी तो आएगी। तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है, और यही कमी क्या कहला जाती है? वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। अब विलेय के कण क्या होते हैं? विलेय के कण जाते हैं और विलायक की रिक्तियों में फिट हो जाते करते हैं, ठीक है। यही परिभाषा तुमने बुक में भी लिखी होगी। कॉपी में क्या लिखे हो तुम लोग? तुम्हारे पास कॉपी है, इसको यहीं रख लो। इसमें क्या लिखे हो? पहले तो वाष्प दाब के बारे में बताया मैंने। जब किसी बंद पात्र में विलयन को उबाला जाता है, लिखे हो? जब किसी, इसमें मैं दिखा देता हूँ वीडियो में भी, तुम लोग पढ़ो। क्या क्या लिखा है बताओ? जब किसी बंद पात्र में विलयन को उबाला जाता है तो एक निश्चित ताप पर द्रव और वाष्प के बीच साम्य स्थापित होने पर वाष्प के कणों का दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। वही बात है जो बोर्ड में अभी मैं समझा रहा था, है ना। वही वाष्प और क्या था?
सॉरी द्रव और वाष्प के बीच साम्य स्थापित हो जाता है, यानी जितना स्पीड में द्रव बन रहा था वाष्प, उतना स्पीड में वाष्प बन रहा था द्रव। फिर आता है नीचे असली परिभाषा, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय जैसे शुगर, NaCl, यूरिया और ये ग्लूकोज है मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, इसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। इसका कारण यह है कि अवाष्पशील विलेय के कण शुद्ध विलायक के क्रिस्टल की रिक्तियों में जाकर व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे वाष्पन की गति मंद हो जाती है। नॉर्मल सी परिभाषा थी, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको पकड़ो यार, रुक जाओ, फोकस ऑन कर दो, एकदम क्लियर है। ये परिभाषा सब में लिखना है हमें, यही परिभाषा सब में है, विश्वास ना हो तो कोई भी बुक उठा के देख लो, सबकी परिभाषा सेम है। सब में परिभाषा में क्या लिखोगे, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय को कोष्टक में लेंगे, क्या क्या था, शक्कर था और क्या था, NaCl नमक था और क्या था, ग्लूकोज था और यूरिया, ये 4 चीजें होती हैं। इनको जब हम किसी शुद्ध विलायक में मिलाते हैं तो उसके, अब ये वाष्प दाब में कमी वाला था तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है। अगला वाला है क्वथनांक में उन्नयन, तो बोल देंगे क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। अगला वाला हिमांक में अवनमन, तो विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है। तो तीनों की परिभाषा सेम है, बन जाएगी। ये परिभाषा आती है 2 नंबर की। इसके बाद हमें कुछ बातें जाननी होंगी। यहाँ पे ये चीज क्या बन चुकी है, विलयन, बहुत इंपॉर्टेंट आता है अब टॉपिक। आप ध्यान से सुनना, जब मैं ध्यान से सुनने को बोलता हूँ तो थोड़ा एक्टिव हो जाया करो। शुद्ध विलायक है और ये क्या है, विलयन। विलयन में ये बताओ, जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में जा रहे हो, बोल दो वीडियो देख लूंगा, चलो एक व्यूअर मिल गया। शुद्ध विलायक जब वाष्प बन रहा था, ये वाष्प बन रहा था ना, बन रहा था वाष्प, तो ये वाष्पन की गति मंद हुई कि बढ़ गई, इसका वाष्प बनना स्लो हो गया, है ना, जो वाष्प बढ़िया निकल रही थी, है ना, वो कम हो गई। तो इससे पता क्या चलता है कि जो विलयन का वाष्प दाब था, विलयन का वाष्प दाब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, इसमें ये बताओ, नॉर्मल सी बात, मैं 2 पात्र लिया, एक में मैं केवल पानी डाल के रखा हूं, एक में पानी में शक्कर घोल के रखा हूं। मैं दोनों को सेम चूल्हे पे, मतलब सेम कंपनी के चूल्हे पे सेम टेम्परेचर देके उबालना शुरू किया, कौन सा जल्दी उबलेगा, ये वाला, ये जल्दी उबलेगा, क्योंकि इसमें अणुओं की संख्या कम है और इसमें अणुओं की संख्या ज्यादा है, सांद्रता ज्यादा है, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। तो यहाँ वाष्प कौन जल्दी बना रहा है ये बताओ, वाष्प जल्दी बनाएगा पानी, ये वाला उतना जल्दी वाष्प नहीं बनाएगा। और वाष्प दाब किसका ज्यादा होता है, जिसका वाष्प जल्दी बनता है। तो जिसका वाष्प जल्दी बना, इसका वाष्प दाब ज्यादा, इसका वाष्प कम बनेगा, इसका वाष्प दाब कम। तो यहाँ पे ये वाला चिन्ह सही लगेगा कि ये वाला, नीचे वाला चिन्ह, वेरी गुड। तो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होगा वो ज्यादा होगा, विलयन का वाष्प दाब कम होगा। और मजे की बात यह है कि यहाँ जो ये, मान लो इनमें से कोई भी घोल आ गया, मान लो यूरिया ही डाल दिए, शक्कर डाल दिए, क्या शक्कर का वाष्प बनेगा, नहीं। अगर शक्कर का वाष्प बनता तब फिर सीधा कैसे बनता, है ना, शक्कर का लास्ट में वो पपड़ी कैसे बनता, पपड़ी बन जाता करता है ना, मूंगफली वाला बनाते करते हैं, मुझे बहुत टेस्टी लगता है लेकिन हम नहीं खाऊंगा। हाँ, तो विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है, और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, ज्यादा। यहाँ मैंने वाष्पन लिखा है ना, तो हम लोग गांधे बच्चों को बताते नहीं हो, मेरे को कॉमन सेंस वाली बात, तुम ये इन लोग को समझा रहे हो कॉमन सेंस की, मेरे को नहीं, मुझे यहाँ बता रहे कॉमन सेंस वाली बात है। इसको अब हम लोग बताएं कि इसको दाब करें, आपके कॉमन सेंस नहीं है। हाँ चलो, इतनी बात क्लियर हो गई। तो बताओ वाष्प दाब की परिभाषा क्या थी, जब किसी बंद पात्र में किसी विलयन को उबाला जाता है, तो जो मैं बताऊं वाला बताओ, तो जब वाष्पन और संघनन की दर बराबर हो जाती है, अर्थात वाष्प और द्रव के बीच साम्य, वाष्प और द्रव के बीच साम्य स्थापित हो जाता है, तब वाष्प का दाब ही वाष्प दाब कहलाता है, बन जाएगा। उसके नीचे आएंगे, अब इसकी परिभाषा बताएंगे। जब किसी शुद्ध विलायक में, शुद्ध विलायक का अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आ गई, छोटा चिन्ह, कमी आ जाती है, यही कमी वाष्प दाब में अवनमन कहलाती है। इतना लिखते नहीं बनेगा, अभी सब रटना पड़ेगा। अभी तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है तो रटना नहीं पड़ेगा। ऑर्गेनिक में अभी तो ऑर्गेनिक का जब NCERT लगाओगे तब मजा आएगा। इससे ये प्रोपेनॉल से 2 मेथिल पेंटेन पता नहीं क्या क्या बनवाएगा, है ना, 10 20 20 रिएक्शन आनी, कौन सी एक 8 आनी, हम 4 पढ़ेंगे। ये वाला क्लियर है।
अब इसके बाद आता करता है इसमें जो मैंने बात बोली इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बोली यहाँ पे, पहली बात कि जो विलयन का वाष्प दाब आएगा, विलयन का प्रेशर वो लेस देन आएगा शुद्ध विलायक का, है ना, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। इसको मैं फार्मूले के रूप में कैसा लिख सकता हूँ, P इज लेस देन PA0, ये मैं कह सकता हूँ। तो वाष्प दाब में अवनमन को मैं कैसे दर्शाऊंगा, अब अगर मैं लाना चाहता हूँ वाष्प दाब में अवनमन, देखो अब ये सब जो मैं समझाता हूं ना, यही सब अगर कोई ध्यान से नहीं सुनता तो जब आगे मैथ लगवाऊंगा, क्वेश्चन लगवाऊंगा तो उनको कठिन लगता है। वही तो बता रहा हूँ, जो बकबकाता हूँ भले वो बोरिंग लगे तुम्हें, वो बोरिंग अगर लग रहा है यानी तुम बार बार पढ़ लियो और तुमको याद हो गया, बोरिंग लगना एक अच्छी क्वालिटी है। पढ़ाई बोरिंग तभी लगेगी, बोरिंग मतलब पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, अगर पढ़ा हुआ तुम्हें बोरिंग लग रहा है दोबारा पढ़ने में, मतलब तुम्हें याद हो चुका है, और अगर बोरिंग वैसा वाला लग रहा है कि क्या पढ़ा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो गलत वाला बोरिंग है, ठीक है, अच्छा वाला बोरिंग लगना चाहिए तुम्हें। मैं वैसे भी इतना धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, बताओ 7वां दिन है अभी, अणुसंख्या गुणधर्म में पहुंचा, यूट्यूब वाले 1 शॉट में खत्म कर देते हैं पूरा चैप्टर, वो अच्छे रहते हैं, रिवीजन के लिए बहुत अच्छे हैं, उनको भी रिवीजन जैसे देखा करो। मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, एकदम एक टॉपिक को एक परिभाषा 3-4 बार तुम लोग से बुलवाता हूँ, उसके बाद अगले में पहुंचता हूँ जब कंफर्मेशन दिखता है। अब इसीलिए यहाँ थोड़ा ध्यान दिया करो। वाष्प दाब में अवनमन का मतलब है कमी लाने का मतलब क्या है, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। कमी कैसे लाएंगे, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। ये जो यहाँ P लिखा है, P का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ विलायक और विलेय शक्कर और पानी ले लें, ठीक है, तो ये क्या है, अगर मैं इसको बोलूं ये है ओनली पानी, और ये वाला क्या है, ये शक्कर प्लस पानी कह सकता हूं। तो यहाँ शक्कर और पानी जब मिला दिया तो उसका वाष्प दाब में क्या आ गई, कमी। तो अब मैं जानता हूँ वाष्प दाब में अवनमन का मतलब क्या हुआ, कमी लाना है। कमी का मतलब बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, तो बड़ा वाला कौन है, ये, तो ये आ जाएगा PA0 माइनस P, आ गया, सही है। लेकिन इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, PA0 माइनस PA, ये भी सही है। क्यों, क्योंकि मैंने ये बताया था कि जो विलयन का वाष्प दाब होता है वो विलायक का वाष्प दाब और विलेय के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। लेकिन यहाँ जो हम विलेय लिए थे वो कैसा था, यहाँ विलेय कौन सा था, अवाष्पशील विलेय था। अवाष्पशील विलेय होने के कारण इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू 0। इसका PV क्या होता है, 0 होता है कि नहीं, तो यहाँ PV 0 रख देंगे तो P ही क्या कहलाएगा, PA। तो तुम चाहे तो इसको PA0 माइनस P बोल दो, चाहे तो तुम PA0 माइनस PA बोल दो, दोनों बातें सही। मैं एक एक चीज लेके चल रहा हूँ, थोड़ा समय लगेगा। ये जो चीज आई है ये क्या है, ये है वाष्प दाब में अवनमन। क्या यही हेडिंग थी हमारी, नहीं थी, हमारी हेडिंग ये नहीं है, अपेक्षित है, अपेक्षिक है। अपेक्षिक का मतलब मैंने बताया पहले वाले में भाग दे दो। पहले कौन था, पहले ये रहा कि ये पहले शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का भाग दे दो इसमें। तो अगर मैं इसको बोलूं, क्या बोलूं, शुद्ध विलायक का ही वाष्प है, एक बार भाग है, चेक कर लो। हाँ, अब हमें वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन लाना है। अवनमन का मतलब तो कमी हुआ जो आपको दिख रहा है, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। PA0 बड़ा है क्योंकि केवल पानी है, जल्दी उबलेगा। पानी में कुछ मिला दिए तो उसके उबलने की स्पीड थोड़ा सा कम हो जाएगी। उबलने की स्पीड का मतलब वाष्प है, अभी उबलना नहीं बोलना चाहिए मुझे, उबलना अगले टॉपिक में बोलना है। तो अपेक्षित अवनमन का मतलब रहेगा अवनमन ही, PA0 माइनस P अपॉन में बता रहा हूं। अपेक्षित का मतलब किसी के सापेक्ष लाएं, किसके सापेक्ष, पहले वाले के सापेक्ष, पहले वाले के सापेक्ष। पहले कौन था, शुद्ध विलायक का, समझ गए, ओनली पानी, ओनली वाटर का, समझ गए। तो ये वाली टर्म ही क्या कहलाती करती है, हमारी हेडिंग। यही क्या है, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। समझ गए बात को, ठीक। फिर आता करता है यहाँ पे प्रूव करने के लिए। अब जो हम आगे एक मैथ प्रूव करेंगे, 2 क्वेश्चन है इसमें कि सिद्ध कीजिए कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। पहला क्वेश्चन जो कि आज हो नहीं पाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है इसकी सहायता से मोला द्रव्यमान लाओ, विलेय का मोला द्रव्यमान, ठीक। अब आती है मैथ वाली टॉपिक। तो ये जो मैंने करा दिया, क्या ये पल्ले पड़ा कुछ, वाष्प दाब क्लियर है। वाष्प दाब क्या था, जब किसी विलयन को बंद पात्र में उबाला जाता है तो वाष्पन की दर और संघनन की दर बराबर हो जाती है, अर्थात द्रव और वाष्प के बीच साम्य स्थापित हो जाता है। तब इस कंडीशन, इस शर्त पर
द्रव, द्रव की सतह पर वाष्प का दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। डिटेल में लिखोगे ज्यादा बढ़िया। पेपर में कौन सा तुम रट के लिखते हो, वहां पे तो अपनी बुद्धि लगती है ना, जो घर से पढ़ के जाते हो वो थोड़ी लिखते हो, वहां तो ले बना बना के, और वहां कोशिश करो जो मैं मुंह से बकबकाता हूँ वो थोड़ा याद रहे, उसको बना के और चीजें लिखो, ठीक। फिर यहाँ पे आगे क्या बता दिया, यहाँ परिभाषा मैंने तीनों की बताई है, सेम है, परासरण दाब की अलग है, तीनों की सेम है। क्या है परिभाषा, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में, विलयन जरूर लगाना, ये वाष्प दाब में कमी किसमें आ रही है, विलयन में, विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। अगला वाला टॉपिक है क्वथनांक में वृद्धि, उन्नयन, है ना, हाँ वही है। तो उसमें क्या बोलते हैं कि जब किसी अवाष्पशील विलेय को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, बस उसमें भी यही सारी दिखा देंगे। अब क्वथनांक है तो टेम्परेचर दिखाना पड़ेगा बस। आगे वाले और सरल, लेकिन ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो उन दोनों में नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कल पढ़ेंगे वरना आज बायो की क्लास बहुत डिले हो जाएगी। तो आपको ये टॉपिक समझ में आया। कल हम लोग कोशिश करेंगे कि अपेक्षित अवनमन मोल प्रभाज के बराबर ये वाला क्वेश्चन लगा लें, इसके बाद आ जाएगा एमबी तो 2-3 लाइन में लगा देंगे, वो इतना डिटेल में नहीं करना है। फिर आएगा क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन कल कोशिश करेंगे हो जाए, है ना, ताकि परसों 3 दिन 5 तारीख के पहले इसको करा डालें, ठीक है। क्लास समाप्त होती है, यहां तक देखने के लिए धन्यवाद।